सी तुम लोग को किसी को बुक्स नहीं मिला है, और अनदर थिंग फॉर अनमोल इट इज, कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछे, कुछ भी पूछे, अगर तुम्हें गूगल से ही आंसर देना है मत दे, ठीक है। जो अपने दिमाग में वट एवर कॉन्सेप्ट यू हैव उस हिसाब से अगर आंसर देना है, वेल एंड गुड, वरना अनमोल काइंडली कोई आंसर नहीं आना चाहिए तुमसे। ओके, सी लास्ट सेमेस्टर तुम लोग का आईटी था, इट वाज इजी। इस बार इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स तुम लोग का पूरा 80 मार्क्स का पेपर है। 20 इंटरनल्स में तुम लोग का कुछ बोल नहीं रही हो, क्योंकि इंटरनल्स तो तुम अपने हिसाब से ही देते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों है, तो मैं शॉर्ट में इकोनॉमिक्स बोली सिर्फ ना। फिर से स्टार्ट मत हो जाओ। नाउ सी तुम लोग को बुक नहीं मिला है, इसलिए मैं बुक का पीडीएफ आज ओपन नहीं करूंगी। आई विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी डाउट्स रहे, कुछ भी क्वेश्चन हो, पूछ ले। नाउ स्टार्टिंग ऑन फर्स्टली, हम लोग का टोटल 7 चैप्टर्स रहे, ठीक है। मैं ईच एंड एवरी चैप्टर का मार्क्स डिविजन नहीं अभी बता रही हूँ। क्यों? बिकॉज लास्ट क्लास तक तुम लोग ईच एंड एवरी चैप्टर का पूछते ही रहोगे। जो जो चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाएंगे मैं मार्क्स डिविजन बोल दूंगी। लास्ट में फिर भी सब पूछेगा, एकदम लास्ट में वो पेन लेंगे ना, अभी सिर्फ एक एक चैप्टर का बोलते हैं मार्क्स डिविजन, ठीक है। आज आज कौन सा चैप्टर होने वाला है वैसे? मोनोपोली। जो क्लास प्लॉटिंग हुआ था, देखे भी नहीं थे कौन सा क्लास। वेरी हम लोग चैप्टर मोनोपोली से स्टार्ट करेंगे। मोनोपोली हम लोग का 10 मार्क्स का चैप्टर होगा, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में तुम लोग का कोई चॉइस नहीं है, यू विल हैव अ कंपलसरी पेपर। जो भी एमसीक्यूज रहेगा, एमसीक्यू ही रहेगा, जो भी एमसीक्यूज रहेगा पूरा सुनो। जो भी एमसीक्यूज रहेगा, जैसे आईटी में हम लोग का चॉइस होने वाला था, बट तुम लोग का क्या हुआ था, पूरा कंपलसरी पेपर हो गया था। इसमें तुम लोग का जैसे कोई इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। अब आईटी का हो गया ना, छोड़ दो उसको। अब इकोनॉमिक्स में आते, इकोनॉमिक्स हम लोग का पूरा कंपलसरी पेपर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का, दैट इज वी विल बी स्टार्टिंग विद मोनोपोली, ठीक है। एंड काइंडली काइंडली एक कॉपी रखना फॉर इकोनॉमिक्स, छोटा सा ही कॉपी हो बट रखना, पूरा खिचड़ी कॉपी मत बना। बिकॉज फर्स्ट 3 ये जो हम लोग का 7 चैप्टर्स है ना, क्वेश्चन पैटर्न फर्स्ट डे, आज तुम लोग एग्जाम देने वाले हो नहीं ना, पहले स्टार्ट करते टॉपिक, क्वेश्चन पैटर्न तुम लोग को बता ही देंगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद मोनोपोली, ये चैप्टर हम लोग का 10 मार्क्स का रहेगा। अब तुम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में 4 चैप्टर होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 ही चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर अगर 10 मार्क्स का है, बाकी तो हम लोग का 15 मार्क्स का होगा। सो 40 मार्क्स हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वी हैव इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग का छोटा मोटा नेशनल इनकम का पोर्शन भी आए, नेशनल इनकम सम्स। फिफ्थ सेम में पूरा तुम्हारा इसमें जैसे एमसीक्यू में आता है, एक दो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा इससे, बट तब तुम्हारा पूरा सम्स करना पड़ेगा। लाइक यू विल हैव अ रिटन पेपर सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर 5 छोड़ दो ना, सेम 3 में मैं बोली नेशनल इनकम हम लोग का है, तुम फिर क्या बोले कि हम लोग का सेमेस्टर 5 में है ना। सेमेस्टर 5 में तो है ही, वो तो करना ही है। बट इस बार हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रहेगा, उसमें थोड़ा मोड़ा सम्स होगा, छोटा सा, ज्यादा नहीं, बट हम लोग को पूरा सम्स ही करना है उसमें, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विथ मोनोपोली, सी फर्स्टली आई वुड से बुक जब मिलेगा रटना मत। वॉट एवर थिंग्स यू हैव बीन गिवन उसको रटना नहीं, और जो जो कॉपीज में मैं लिखवाऊंगी ना, वो चीजें इस बार थोड़ा सा लिखना होगा। व्हेन वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में नहीं लिखना, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा तुम लोग को लिख, इंडियन इकोनॉमी ना, हाँ, उसमें बहुत सारा इयर्स परसेंटेजेस ये सब कुछ, इसलिए वो हम लोग का थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन हो जाता है, उसमें कोई डायग्राम्स नहीं। तो पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किए, ठीक है। नाउ कॉपी जो तुम लोग को मेंटेन करना है, जो भी डायग्राम्स हम लोग क्लास में करेंगे, तुम लोग का एमसीक्यू पेपर है, तुम लोग का होगा हाँ डायग्राम तो करना ही नहीं पड़ेगा, बट इफ यू आर नॉट डूइंग द डायग्राम ऑन योर ओन, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा डायग्राम का, तुम लोग क्वेश्चन का आंसर वहां पे नहीं कर पाओगे। क्लियर? कैसे क्या पढ़ना है अभी फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ मोनोपोली। मोनोपोली तुम लोग के आई गेस स्कूल में भी था ये चैप्टर, कोई आइडिया है? बोलो। एग्जैक्टली, मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में बोला जाता है कि देयर इज अ सिंगल सेलर। सपोज इफ रोहन इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, इफ ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स। सिंगल सेलर मतलब क्या होगा, दूसरे किसी के पास वैसा कोई भी प्रोडक्ट वो जो भी बेच रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? क्या? बता बता क्या, आर्ग्यू मत करो बैठ के। चश्मा बेच रहा है तो चश्मे का तुम्हारा दूसरा शॉप्स नहीं है?
हाँ, दैट इज वो हम लोग अगर बोले दैट कम्स अंडर योर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारा वहां पे चश्मे का दुकान, चश्मे का ब्रांड बहुत सारा है, यू कैन नॉट से दैट टू बी मोनोपोली। मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज सेड टू बी योर मोनोपोली, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सीएससी जो होता है दैट इज सेड टू बी योर मोनोपोली फॉर्म। बट अभी हम लोग को एग्जाम्पल चाहिए नहीं, बिकॉज हम लोग को वेस्ट बंगाल वो भी आ गया है, तो अभी उसको भी मोनोपोली वैसे कंसिडर नहीं किया जाता। बट स्टिल अभी हम लोग को मोनोपोली में क्या सीखना है, फर्स्ट पॉइंट वो जो बोला पीयूष, दैट इज व्हाट, इट इज अ सिंगल सेलर। देखो एक के साथ एक फीचर्स हम लोग का यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। पहले देख लो, ये सब बुक में है, यू डू नॉट नीड टू राइट, जहां से लिखने के लिए बोलूंगी वहां से लिखो, ठीक है, ये नहीं लिखना, क्योंकि फर्स्ट पेज में तुम लोग का पूरा फीचर्स रहेगा। तो फीचर्स वहां पे सिर्फ, अब देखो फर्स्ट पेज में फीचर्स पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। अब जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितना तक तुम्हें क्लियर हो रहा है, अगर कोई भी पोर्शन क्लियर ना हो पूछ लेना, बुक से एक्सप्लेनेशन रटना मत, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि तुम लोग को एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए नहीं देगा, यू विल बी नीडिंग द मेन की पॉइंट, जो फीचर्स का पॉइंट्स, ठीक है। नाउ सी, अगर हम लोग का सिंगल सेलर है मार्केट में, सिंगल सेलर है मतलब कोई कॉम्पिटिशन होगा नहीं, तो सेकंड पॉइंट इससे मुझे क्या मिलता है, एक के साथ एक रिलेट करना, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, नो कंपटीशन, राइट। अब हम लोग का सिंगल, तुम सिंगल सेलर हो, ठीक है, सिंगल सेलर मतलब दूसरे किसी के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होगा या नहीं, नहीं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, एक के बदले एक, तो वो हो जाता है हम लोग का सब्स्टिट्यूट गुड्स, जस्ट बिकॉज सिंगल सेलर है, ही इज द डोमिनेंट पार्टी, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग का नो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट अगर देखो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड है, सपोज वो जो प्रोडक्ट बेच है उसका टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट, टी एंड कॉफी जैसे एग्जांपल हम लोग हमेशा लेते हैं सब्स्टिट्यूट में, तो उसमें क्या होता है, एक चीज का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहता है ना शिफ्ट करने के लिए। मोनोपॉली फॉर्म में क्या हो जाता है, जितना भी वो प्राइस इंक्रीज करे, तुम, if I am a buyer, I do not have the option to shift to somebody else, because no matter how much he is increasing the price, मुझे उसी पे स्टिक रहना पड़ेगा, because I do not have any other option। तो इस सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे कैसे कंट्रोल होगा, परफेक्ट कंपटीशन में कंट्रोल होता है, परफेक्ट कंपटीशन। अब नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट आता है, दैट इज मोनोपोली को बोला जाता है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं सिंगल सेलर हूं, मैं अपना प्राइस जितना भी इंक्रीज कर लूं, बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई कैन मेक माई ओन प्राइस, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड। ऑब्वियसली जितना डिमांड है मुझे उस हिसाब से सप्लाई करना ही है, बट अगर मैं सप्लाई उतना नहीं भी करूंगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, बायर्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा, दे हैव टू बाय फ्रॉम मी लेटर, जब मेरा सप्लाई इन द मार्केट हम लोग लाए। तो इसमें मेरा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, नहीं, वो पॉइंट हम लोग का, वो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री, अगर फ्री एंट्री एग्जिट हुआ, कोई भी मार्केट में आएगा, कोई भी मार्केट से निकल जाएगा, मोनोपोली फॉर्म कैसे होगा वो सारे पॉइंट्स जो तुम लोग का जो सेमेस्टर वन में आए थे, हाँ सेमेस्टर वन में तुम लोग का परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर था, परफेक्ट कंपटीशन में ये फ्री एंट्री एग्जिट ये सब चीज होता था, याद आ रहा है, सेमेस्टर वन याद है, वो आईसी कर्व हो गया, वो अलग चैप्टर है, वो थर्ड चैप्टर में आता है। हम लोग परफेक्ट कंपटीशन दैट वाज द लास्ट चैप्टर, आईसी कर्व वाज द थर्ड चैप्टर, ठीक है। ओके, मोनोपोली में फोर्थ पॉइंट हम लोग का क्या आ जाता है, दैट इज मोनोपोली सेट टू बी योर प्राइस मेकर। सी, अब हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन सिलेबस में है नहीं, बट कुछ कुछ रेफरेंस में हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन से भी क्वेश्चन पूछेगा। नाउ व्हाट इज दैट, मोनोपोली हम लोग का प्राइस मेकर हो गया। अब परफेक्ट कंपटीशन अगर हम लोग देखें, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सेलर्स कितना होता है, क्या, बहुत, इवन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू आंसर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर, ओके, अनलिमिटेड, करेक्ट। तो हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब सेम प्रोडक्ट का, सपोज टी का अगर हम लोग एग्जांपल ले, टी में क्या होता है, टी में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स। अब सपोज जो गोल्ड क्वालिटी या प्रीमियम क्वालिटी का होता है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस रखते हैं, वाई, बिकॉज अगर तुम्हारा एक कंपनी प्राइस इंक्रीज कर दिया, बायर्स के पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। तुम सामने बैठ के बात कर रहे हो ना, इंटरप्ट हो रहा है, एक घंटा चुपचाप बैठ जाओ। ओके, तुम कौन सा पीते हो, तुम टाटा टी पीते हो, हाँ, तुम कॉफी पीते हो या कुछ भी नहीं पीते हो, जो भी है चुप, ओके। नाउ यहाँ पे अगर सपोज कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटी या कोई भी पर्टिकुलर दरवाजा टिकुर बंद कर, बिकॉज ही टॉक्स इन बंगाली।
अरे भाई, सिट डाउन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में जस्ट बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो बायर्स के पास ऑप्शंस रहता है। दैट इज व्हाई मोनो तुम्हारे परफेक्ट कंपटीशन को बोला जाता है प्राइस टेकर। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये जो तुम बोले मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस टेकर जब होता है दैट डिपेंड्स ऑन योर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, कि जैसा मार्केट का तुम्हारा प्राइसिंग रहेगा एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, तो मुझे एज अ सिंगल फर्म मुझे उस हिसाब से प्राइसिंग रखना होगा प्रोडक्ट का। क्लियर यहाँ तक? तुमको ज्यादा ही चुप, तुम्हारा क्लियर हुआ? पक्का? ओके, यहाँ तक प्राइस मेकर की। सो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर इज अ पॉइंट दैट वी नीड टू स्टडी। मोनोपोली चैप्टर, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का थोड़ा बहुत पोर्शन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई आइडिया क्या आता है? व्हाट इज इकोनॉमीज? ठीक, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? स्कूल में यू हैड दिस टर्म, दोज हु हैड इकोनॉमिक्स। करेक्ट, मास प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली मोनोपोली में बोला जाता है, ये एक एंट्री रेस्ट्रिक्शन टेक्निक है। मतलब दूसरे फर्म्स को या दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटर को मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है टू कम इन टू द मार्केट। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मेन मीनिंग इन इकोनॉमिक्स? मोनोपोली पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। फर्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता है कि हम लोग जब मास प्रोडक्शन करते हैं, या अपने हिसाब से सोचो, सपोज तुम मार्केट में गए एक क्वांटिटी में, व्हेन यू आर बाइंग अ गुड, उसमें तुम्हारा प्राइसिंग कम पड़ेगा, या जब तुम बल्क में खरीदोगे तब तुम्हारा प्राइसिंग कम पड़ेगा? जब बल्क में हम लोग खरीदते तब प्राइसिंग कम हो जाती है। सिमिलरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, व्हेन यू आर अ वेल एस्टैब्लिश फर्म इन द मार्केट, तुम्हारा ऑब्वियसली बहुत सारे बायर्स होंगे, तुम्हें मास प्रोडक्शन करना होगा उन लोगों के लिए। मास प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट क्या होगा? मास प्रोडक्शन जब हम लोग कर रहे हैं, मतलब मार्केट से भी रॉ मटेरियल्स ये सब मुझे मास एज अ मतलब बल्क क्वांटिटी में खरीदना है, राइट? तो तब मेरा उसमें भी कॉस्ट तो कम होगा। एज अ रिजल्ट मेरा ऑल टोटल जो प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे उसका तो भी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। समझ में आया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली व्हाट, जब हम लोग मास प्रोडक्शन करते कॉस्ट क्या होता है, या एवरेज कॉस्ट क्या होता है, वो हम लोग का कम हो जाता है। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज। just 5 years paper won't be enough. If you're aiming for just passing the exam, well and good, but if you're aiming for a good score, then no, it's not enough. और सेम 4 में तो आई वोंट इवन से टू जस्ट डू मैराथन्स बिफोर 5 days, बिकॉज बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना पड़ता है। बोलो। मैम, ये क्या किंग ऑफ क्राउन भी तो बोलते हैं ना, मोनोपोली का। हाँ, तो किंग ऑफ क्राउन और प्राइस पे तो डिफरेंस? किंग ऑफ क्राउन इसलिए बोला जाता है कि तुम्हारा वो डोमिनेंट सेलर है इन द मार्केट। प्राइस मेकर के साथ उसका क्या ताल्लुक? क्योंकि मैं वो सिंगल सेलर है, तो सिंगल, हम लोग जो हर एक पॉइंट पढ़े वो तो सिंगल सेलर है, दैट इज व्हाई ऑल द पॉइंट्स आर कम। किंग ऑफ क्राउन इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर द, इफ यू आर अ सिंगल सेलर, इसलिए तुम्हारे सर के ऊपर क्राउन रहेगा। व्हाई? बिकॉज तुम्हारा प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं मिलता। अब तुम हो सिंगल सेलर तो प्राइस तो अपने हिसाब से बनाओगे ना। ऑल द पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, बट कोई भी एक पॉइंट के साथ और एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग नहीं कनेक्ट कर सकते। ऑल आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। क्लियर? ओके, अब श्योर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जब हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन जब करेंगे तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है? कॉस्ट हम लोग का कम हो जाता है, बिकॉज मास एज एन हम लोग बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, उसका कॉस्ट जब कम हो जाएगा। अब मोनोपोली पर्सपेक्टिव से मुझे देखना है, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग किस हिसाब से देखते हैं? इट इज यूज्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन टेक्निक, राइट? अब रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को सी, तुम लोग कॉलेज में तुम लोग का डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होगा। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग को सिर्फ रेस्ट्रिक्शन टेक्निक्स हम लोग बोलते थे। इफ यू हैड मोनोपोली चैप्टर तुम लोग के टाइम में, आई डोंट, बट इफ यू डिड नॉट, हम लोग, मैं जब पढ़ी थी इट वाज रेस्ट्रिक्शन टेक्निक, बट द वर्ड्स दैट वी यूज नाउ आर एंट्री डिटरेंस टेक्निक। रेस्ट्रिक्शन तो बोला ही जाता है, इसको और क्या बोला जाता है? दैट इज एंट्री डिटरेंस टेक्निक, और बोला जाता है हम लोग का सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। नाउ सी ईच एंड एवरी टर्म का यहाँ पे मतलब क्या होता है। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन मतलब तो पता ही है। डिटरेंस मतलब भी रेस्ट्रिक्शन ही होता है। कोई भी दूसरे फर्म को, अगर मुझे लगा कि कोई पोटेंशियल कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकता है, इफ आई वांट टू बी द सिंगल सेलर, मुझे उसमें डिफरेंट वेज निकालना पड़ेगा सो दैट द अदर फर्म और द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द मार्केट।
अब सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर मतलब क्या होता है? एक मोनोपोली फर्म पावर में रहने के लिए व्हाट आर द सोर्सेस और व्हाट आर द थिंग्स दे विल डू टू स्टॉप द अदर फर्म्स फ्रॉम कमिंग इनटू द मार्केट। क्लियर हुआ तीनों का मीनिंग? इट मींस अनदर थिंग, लास्ट सेमेस्टर आईटी वाज वेरी इजी, वो 5 दिन या 3 दिन पहले पढ़ने से भी हो जाता है। डू नॉट डू एनी सच थिंग इन दिस क्लास, एटलीस्ट इन माई इकोनॉमिक्स क्लास, सो दैट आई स्टॉप डूइंग द रिकॉर्डिंग। कोई भी वीडियोस अगर अपलोड नहीं होगा, करो तुम लोग मैराथन से। ओके okay. यहां तक क्लियर हुआ? अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम लोग रिलेट कैसे करते हैं मोनोपोली के साथ? नाउ सपोज एक एग्जांपल, कॉस्ट जो ये जो हम लोग मास प्रोडक्शन बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट हम लोग का कम होता है, दिस एवरेज कॉस्ट बोला जाता है ये मिनिमम ही है जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लगेगा, इससे कम और हो नहीं सकता है। अब ये कॉस्ट सपोज मेरा है 10 रुपीज, राइट? अब जब मेरे पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में, आई वॉज प्राइसिंग द प्रोडक्ट एज 15 रुपीज, तो मेरा यहाँ से प्रॉफिट कितने का आ रहा था? 5 का। अब अगर रोहन को लगे कि हाँ यश मार्केट में आ सकता है, ही कैन बी अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, right? Now Yash will be a newbie firm when he will be entering into the market. What Rohan will do, ये जो pricing 15 रुपीज हम लोग पहले रख रहे थे, he will 11, मैं एकदम मिनिमम रख रही हूँ कि 11 रुपीज सपोज ही इज कीपिंग, ठीक है? ये आया नहीं है, बट फॉर अगर तुम प्राइस अपना कम नहीं करते, वो तो आ सकता है मार्केट में, वो 11 भी तो रख सकता है अपने प्रोडक्ट का। तो अब कस्टमर के पास वो एक एक रुपीज, कस्टमर एक जो कस्टमर होता है उन लोगों के पास एक एक रुपीज का दे सी कि हाँ 1 रुपए कम में मुझे कहाँ पे मिलेगा। देर आर कस्टमर्स हु डू दैट, राइट? तो बट हम लोग नॉर्मली, मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है सी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाना है कि हाँ सबसे कम लेने के बाद हाउ कैन ही नॉट एंटर इन टू द, ठीक है? अब फिर मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाता है? 1 रुपीज, राइट? अब सपोज वो मार्केट में अगर आता है, फर्स्टली उसका तो चांस भी है ही नहीं मार्केट में आने का, अगर वो आता है उसको क्या करना है? उसको 11 रुपीज में प्रोडक्ट को बेचना होगा। और अगर वो 11 रुपीज में बेचे, नाउ थिंक फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, एक ऑलरेडी ट्रस्टेड फर्म है मार्केट में, दैट इज रोहन, तुम लोग ऑलरेडी उससे परचेज कर रहे हो। अब कोई भी न्यूबी फर्म सेम प्राइस में दे रहा है, तुम उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट करोगे? यू विल बी ट्रस्टिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, तुम्हें जिसका पता है कि हाँ क्वालिटी इट इज गुड, तुम किसी और को चांस वहां पे दोगे। दैट इज वाई बहुत लोग नाउ सी दिस इज बेसिकली मोनोपोली पर्सपेक्टिव से, हाँ मुझे एनी हाउ कंडीशंस या मुझे डेफिनेशन से ये समझाना है कि कोई भी दूसरा फर्म मार्केट में नहीं आ सकता है। सी अब जो सेम फोर्स से हम लोग कोक और पेप्सी, वो हम लोग तो मोनोपोली फर्म बोल ही नहीं सकते, वो भी प्राइसिंग को कम किए थे। बट सी यहाँ पे मेन हम लोग जब इकोनॉमिक्स सेम 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 100% में से 70 to 75% हम लोग का अजम्पशंस के ऊपर चलेगा। अभी तो कुछ भी हम लोग अजम्पशंस नहीं पढ़ेंगे उतना ज्यादा, सेम 5 में जब हम लोग जाएंगे तब समझ में आएगा अजम्पशंस कितना हो। तो इस हिसाब से अभी मुझे लेना है, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द डेफिनेशंस, ठीक है? अब अगर ये 1 रुपीज, ये 11 रुपीज में बेचेगा तो भी इससे प्रोडक्ट पीपल वोंट बी बाइंग, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फर्म है उस पर हम लोग ट्रस्ट करते हैं। नाउ इसका और एक हो सकता है ये 9 रुपीज प्राइस का, अब 9 रुपीज प्राइस वो नहीं करेगा, वाई? बिकॉज एक न्यू बी फर्म एकदम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लॉस बियर नहीं कर पाएगा। हम लोग तो वो पॉइंट नहीं ले रहे ना कि हाँ तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है, तुम जितना भी कम कर लो, बट सपोज तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, सो व्हाट यू विल डू? तुम तब फर्स्ट से लॉस नहीं बियर कर पाओगे ना। वी हैव टू थिंक फ्रॉम द कंडीशन कि हाँ नहीं है तुम्हारे पास, तुम बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया, तुम्हें जब तुम्हारे पास प्रॉफिट्स आएगा तभी जाके आगे का बिजनेस तुम रन कर पाओगे। क्लियर हुआ? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्लियर? तो हाउ आर वी रेस्ट्रिक्टिंग द अदर फॉर्म्स फ्रॉम कमिंग इनटू द मार्केट? मैम ये तो सिंगल सेलर है मोनोपोली, तो फिर कोई थोड़ी कोई कंपटीशन आएगा। आ भी सकता है ना, इफ सपोज द अदर पर्सन दे नो हाउ आर यू मेकिंग द प्रोडक्ट, तो वो भी तो ट्राई कर सकता है मार्केट में आने का। अब तुम्हें रेस्ट, दिस इज बेसिकली ऑन अ सपोज या अजम्पशन कंडीशन पे हम लोग चलते हैं कि अगर ये होता है, तो सपोज जैसे रेलवे हम लोग का मोनोपोली मार्केट, तो वो अगर अगर मेरे को पता चल गया तो क्या मैं दूसरा पटरी बस बनाना चालू कर दूंगा? उस हिसाब से हम लोग नहीं सोचेंगे ना, वी आर जस्ट स्टडिंग द बुकिश थिंग्स। अब ये सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा जहाँ पे ट्रेड लाइसेंस सिर्फ तुम्हारे पास है, ऐसा होता है कि ट्रेड लाइसेंस सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल के पास होता है, अदर पीपल ऑल्सो हैव इट,
तो ये तुम्हारा रिलायबल पॉइंट्स नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स होता है विच इज, मैं फर्स्टली क्या बोली, 100% में 70 to 75% हम लोग assumptions के ऊपर चलेंगे. सो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू. अब तुम लोग का मेन क्या है, तुम लोग को अच्छे से पढ़ के जाना एंड यू हैव टू गिव योर एग्जाम. बाद में इको लेके तो पढ़ने नहीं वाले हो. रेलिवेंस बहुत कुछ तुम्हें यहाँ से नहीं मिलता, बट कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हें रखना है सो दैट तुम लोग प्रॉपरली आंसर कर. यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है? ओके. इसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज फर्म एंड इंडस्ट्री. अब तुम लोग बोलो, हम लोग का जो मोनोपोली होता है वो फर्म होता है या इंडस्ट्री होता है? फर्म. किस फर्म? who all thinks it is a firm and who all thinks it is an industry? बाकी सब में फर्म होता है. वो इंडस्ट्री बोल रहा, नहीं, he said industry. Okay. Monopoly is a firm and an industry both. How? Because that इसलिए पूछी because तुम लोग कोई भी तो ये नहीं बोलोगे ना कि तुम लोग कोई तो ये नहीं बोलोगे, तुम लोग कोई एक चूज करोगे, कभी तो बोल दो कि दोनों ही है. नहीं, मोनोपोली इज अ फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ. होती है भी नहीं हो सकता. अब जहां पे होता है दिमाग वहां पे इस्तेमाल करो ना. मोनोपोली क्या होता है, एक सिंगली फर्म है दैट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो क्या हुआ मोनोपोली? मोनोपोली इज अ फर्म दैट इज कंट्रोलिंग द एंटायर इंडस्ट्री. समझ में आया? फर्म क्या होता है? हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम लोग उसके बारे में बात करें. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स दैट आर इन द मार्केट. सपोज जो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है मैं उसके बारे में आई एम जस्ट टॉक कि एक ही फर्म हुआ वहां पे. फिर सपोज ये जो टी ब्रांड है, टी ब्रांड में मेरा क्या होता है? अब परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारा फर्म्स बनता है. मोनोपोली में व्हेन वी आर टॉकिंग, जब सिंगल सेलर है मतलब हर चीज एक ही रहेगा, एक से ज्यादा यहाँ पे हम लोग को होने देना ही नहीं. समझ में आया? तो मोनोपोली हम लोग का क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म एंड इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का मोनोपोली पर्सपेक्टिव से परफेक्ट कंपटीशन, दोनों पर्सपेक्टिव से द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. व्हाट इज इट? मोनोपोली में हम लोग को क्या याद रखना है? इट इज अ फर्म दैट इज कंट्रोलिंग द एंटायर इंडस्ट्री. तो मोनोपोली क्या हुआ? इट इज अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री बोथ. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में जब हम लोग एक सेम लाइन ऑफ गुड्स वी आर सेलिंग, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, हर एक प्रोड्यूसर इंडिविजुअल फर्म्स है, वो सब फर्म्स एक साथ आके इट क्रिएट्स एन इंडस्ट्री. तो परफेक्ट कंपटीशन के में क्या, मेनी फर्म्स आर टुगेदर फॉर्मिंग एन इंडस्ट्री. और मोनोपोली में क्या होता है? एक सिंगल फर्म इट इज कंट्रोलिंग द एंटायर इंडस्ट्री. क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं है? सो दीज आर द फीचर्स दैट कम्स अंडर मोनोपोली. और फीचर्स के बाद हम लोग का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर. अब यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ एक पॉइंट करके छोड़ दिए. जब हम लोग का फीचर्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल था, we just did a single point and we kept it till here. But there are other points that comes under, मतलब हम लोग को दूसरे फर्म्स को कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है टू कम इनटू द मार्केट. ठीक है, फर्स्ट हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नेक्स्ट आता है हम लोग का लिमिट प्राइसिंग. नाउ व्हाट इज प्राइस सीलिंग? समझाई थी, उससे ज्यादा हम लोग प्राइस नहीं रख सकते. और वो जो उससे एज इन सपोज वो प्राइस सीलिंग मेरा ऑलरेडी एक मिनिमम पोर्शन में चल रहा है. अब ये अगर हम लोग ये 15 वाला पूरा भूल ही जाए, ठीक है, कॉस्ट ये गवर्नमेंट रूल होता है. सपोज कॉस्ट तुम्हारा है 10 रुपीज, प्राइस सीलिंग ही है तुम्हारा 11 रुपीज का. तो 11 रुपीज तुम ऑलरेडी रख रहे हो मार्केट में, कोई भी दूसरा फर्म्स मार्केट में नहीं आ पाएगा बिकॉज सेम कंडीशंस लागू हो जाएगा. आई एम टॉकिंग एक प्राइस सीलिंग है. यहाँ पे हर एक पॉइंट हम लोग किसके अंडर पड़ रहे हैं कि मुझे दूसरे फर्म्स को, अगर मुझे कोई पोटेंशियल कॉम्पिटिटर दिखा, मुझे उसको रेस्ट्रिक्ट करना. तो यहाँ पे मोनोपोली डबल भी तो हो जा सकता है ना, तब वो मोनोपोली ही नहीं रहेगा, वो डुओपोली हो जाएगा. तो यहाँ पे आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट द अदर फर्म्स या अदर पर्सन फ्रॉम कमिंग इनटू द मार्केट. तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सेकंड पॉइंट जो आता है दैट इज व्हाट, दैट इज आवर लिमिट प्राइसिंग. लिमिट प्राइसिंग में मेनली हम लोग को समझना है कि प्राइस सीलिंग क्या होता है. प्राइस सीलिंग होता है एक प्राइस जो तुम्हारा फिक्स कर दिया जाता है, उसके ऊपर तुम प्राइस इंक्रीज या प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट नहीं कर सकते. अगर वैसा हुआ, तुम्हारा ऑलरेडी कॉस्ट 10 रुपीज है और तुम प्राइसिंग ही 11 रुपीज रख रहे, दैट वाज योर प्राइस सीलिंग, उससे ऊपर तुम प्राइस नहीं कर पाओगे. तो प्रॉफिट यहाँ पे तुम्हारा 1 रुपीज का हो, ये तो वेल एंड गुड, ठीक है, बट कोई भी दूसरा फर्म आ पाएगा मार्केट में, बिकॉज ईदर दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट फॉर 11 रुपीज, उससे ज्यादा प्राइस वो लोग इंक्रीज कर नहीं पाएंगे, और उससे नीचे अगर प्राइस रखेंगे तो उन लोगों का क्या होगा? लॉस होगा. क्लियर? करेक्ट, यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट आता है हम लोग का ओनरशिप ऑफ मटेरियल्स या
खुद का कोई टेक्निक, मतलब इफ यू आर अ मोनोपोली फर्म, सपोज तुम अपना रॉ मटेरियल्स खुद ही बनाते हो और तुम्हारा जो भी इनोवेशन टेक्निक्स है वो तुम्हारा खुद का है, और तुम अपना टेक्निक्स, तुम्हारा कोई अंदर वाला बाहर बेचेगा तुम्हारा टेक्निक, दैट इज अ डिफरेंट इशू। पर वो सब चीज हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, वी आर थिंकिंग हाँ ईच एंड एवरीबडी इज वेरी मच ट्रस्टफुल, सो एज अ रिजल्ट मेरा जो टेक्निक्स है वो मेरे पास ही रहे। अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल्स तुम यूज करते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट्स तुम खुद बनाते हो, दैट इज मेकिंग योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दे डू नॉट हैव द रॉ मटेरियल्स, तुम्हारा रॉ मटेरियल्स में सपोज कोई स्पेशलिटी है विच इज डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? कोई डाउट नहीं है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ना इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स हेडिंग, हम बच्चे हो तुम लोग। इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स में हम लोग का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज हम लोग का टैरिफ रेट एंड कोटा। नाउ व्हाट इज कोटा? क्या मैम जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कोटा होता है, तो जनरल कोटा हुआ, हेड ऑफिस कोटा रिजर्वेशन हुआ। यू आर ट्राइंग टू से, राइट? यस मैम, रिजर्वेशन। ओके, क्यू यू ओ टी ए। हम लोग कैसे समझे? हाँ तुम लोग अब कोटा फैक्ट्री या कोटा प्लीज ये सब समझोगे, वो तो नहीं है ना। ओके अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, कोटा इज बेसिकली अ रिजर्वेशन दैट इज डन। थर्ड पॉइंट में रेस्ट्रिक्शंस के, थर्ड पॉइंट कौन सा था एक बार बोलो। अच्छा ओनरशिप वाला ना, ओनरशिप में क्या होता है, अच्छा सपोज एक सिंपल एग्जांपल लो, इतना लेट कौन ज्वाइन कर, ओके नाउ सी सपोज तुम लोग के घर में मम्मी जब खाना बनाती है, देयर इज सम अरे वो चीज नहीं है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक डिशेस ओनली शी नोज हाउ टू कुक इट, राइट? ढंग से सुनो ना, शी, जब तक सिंपल एग्जांपल नहीं लोगे कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं समझ में आएगा। मम्मी का कोई ना कोई स्पेशलिटी डिशेस होता है जिसका रेसिपी वो किसी और के साथ शेयर नहीं करती, राइट? वो वो कर मेनी टाइम्स होता है कि जस्ट बिकॉज शी इज नॉट डूइंग इट विद ओन हैंड्स वो सेम टेस्ट नहीं आएगा, राइट? सो अब वो अपना रेसिपी अगर किसी और के साथ शेयर नहीं करती, दैट इज हर ओन इनोवेशन और हर ओन टेक्निक टू मेक दिस डिश स्पेशल। सो दैट इज क्रिएटिंग व्हाट, दैट इज क्रिएटिंग हर मोनोपोली पावर। हाँ वो बोलती है तुम्हें खाना पड़ेगा, दैट इज अनदर थिंग, बट द थिंग इज दैट इज डिफरेंशिएटिंग हर प्रोडक्ट्स दैट सेम डिश फ्रॉम द अदर्स। अब यहाँ पे ओनरशिप ऑफ मटेरियल्स में क्या होता है, अगर मेरा खुद का टेक्निक है, खुद का मटेरियल है, व्हाट इज हैपनिंग, मैं अपना प्रोडक्ट बाहर में नहीं बेचती। अगर बाहर में नहीं बेचूंगी तो क्या होगा यहाँ पे, दे वोंट नो द टेक्निक हाउ एम आई प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, तो कोई सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे ही आएगा, they have to create some other product, वो same product nobody else will be able to make, so that is creating a restriction. You can say USP जैसा। ओके नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बोल रहे थे? हाँ कोटा, नहीं कोटा फैक्ट्री नहीं, क्यू यू, इट इज बेसिकली ऑफ क्रिएटिंग अ रिजर्वेशन, मतलब क्या, दीज आर सम रूल्स दैट आर पास की गवर्नमेंट सपोज बोल दिया है इफ रोहन इज द इंडिविजुअल सेलर इन द मार्केट, इसको क्या बोल दिया है कि इसको लॉ पास कर दिया गया कि ही कैन मेक 80 to 85% ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, 100% में से 80 to 85% ही कैन मेक, मतलब मैक्सिमम मार्केट शेयर इसके पास, राइट? 15% के लिए कोई भी दूसरा फॉर्म आएगा मार्केट में, that is the point, that is what, that is creating a restriction. फर्स्टली 75 मतलब तुम्हारा पेंडिंग रिमेनिंग रह रहा है 25 रुपीज, नॉट 15। हाँ इसलिए मैथ्स अच्छा हुआ है ना तुम्हारा, ओके इसलिए समझ में आ रहा है। 100 से 75 डिडक्ट करोगे तो 50, नाइस। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मेन पॉइंट इज जब मैक्सिमम मार्केट शेयर बाय रूल्स बोल दिया गया है कि somebody कैन मेक, द अदर पर्सन, वो लोग 15-20% के लिए मार्केट में आएंगे ही, नो मैटर इफ दे नो द टेक्निक, इफ दे नो हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, वो लोग 15-20% के लिए दे वोंट इंसर्ट इनटू द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया कोटा, कोटा और एक हम लोग पॉइंट क्या बोले थे, सम रेट, टैरिफ रेट, इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स के अंडर आई सेट की दो पॉइंट आता है, एक आता है कोटा, एक आता है हम लोग का टैरिफ। आपको वो हावड़ा एसी को पढ़ा गया है। सारे सेंटर्स को हो गया।
पक्का मैं नहीं बोली, मतलब मैं पॉइंट भी नहीं बोली। ओके ठीक। टैरिफ रेट क्या होता है ये तो तुम लोग को पता हो। ओके किसके ऊपर ये लागू होता है? करेक्ट। जब हम लोग बाहर से, क्या वो देखेगा, कोई अपलोड ही नहीं हुआ है वीडियो। पहले से अरे उसका 11-12 हुआ भी था ना। ओके हाँ ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, टैरिफ रेट में हम लोग का जो ड्यूटीज लगता है एज इन, ठीक है नॉर्मल एग्जांपल लो, ऑनलाइन शॉपिंग जब करते कुछ कुछ चीजों में, अब प्राइम ये सब है अलग चीज है, बट जब ये सब चीज नहीं होता था हम लोग को शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ता था ना। हाँ तो हम लोग को वो बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि शिपिंग चार्जेस पे करें, बट स्टिल वी हैड टू पे, वी डिडंट हैड एन ऑप्शन। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी आर पेइंग। तो अगर उसको हम लोग सोचे कि सपोज इफ आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट जिसका रॉ मटेरियल्स मैं बाहर से मंगवाती, ठीक है, अब अगर बाहर से मैं मंगवा रही हूँ, अब उसमें जो भी मेरा ड्यूटीज लगता है दैट इज क्वाइट हाई। अब वो हाई जो मुझे ऑलरेडी शिपिंग चार्जेस या टैरिफ रेट्स पे करना पड़ता है, ये शिपिंग चार्जेस बेसिकली सेट टू बी योर टैरिफ रेट, द ड्यूटी, लॉजिस्टिक्स। तो उसमें हम लोग का क्या होता है, उसमें अगर हाई प्राइस हम लोग पे करें, वो प्राइस के मैं अपने पॉकेट से दूंगी या लास्ट तक मुझे किस, एग्जैक्टली लास्ट तक मुझे उस प्राइस को किससे लेना है या कॉस्ट को, उसको मुझे कंज्यूमर से लेना है। अब कंज्यूमर ऑलरेडी हाई प्राइस कोई पर्टिकुलर बायर सॉरी पर्टिकुलर सेलर को दे रहा है। कोई भी न्यू फर्म मार्केट में अगर उस हाई प्राइस प्रोडक्ट को लेके आता है, एनी हाउ दे नो द टेक्निक और समथिंग, दे आर कमिंग इन टू द मार्केट, बायर्स उसको ट्रस्ट करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ हाई प्राइस प्रोडक्ट। अब तुम कोई भी हाई प्राइस प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल सेलर से कॉन्स्टेंटली बाई करती, अगर वो न्यू भी फर्म मार्केट में आया, तुम उस पर ट्रस्ट करोगे अपना पैसा या क्वालिटी लेके? बहुत लोग करते, बट थिंक फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक कंज्यूमर या एक पर्टिकुलर ब्रांड के तरफ वी आर लॉयल, राइट। कंज्यूमर का मेन मोटिव ही होता है कि हाँ वी आर लॉयल फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड, राइट। अब अगर मैं कॉन्स्टेंटली एक हाई प्राइस प्रोडक्ट तुमसे परचेज कर रही हूँ, नो मैटर हाउ मच ही इज प्रोवाइडिंग, उसका क्वालिटी शायद अच्छा है, बट आई एम नॉट गिविंग हिम द चांस, मैं उसको, तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली तो उसमें हम लोग क्या कोई चांस नहीं लेते कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद रहे मतलब मुझे उससे ही खरीद। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ रेट मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई, राइट। अब वो हाई प्राइस में कंज्यूमर्स मुझसे मुझसे खरीद रहे, कोई भी दूसरे फर्म्स मार्केट में आएगा विद द सेम प्रोडक्ट और विद द सेम थिंग्स विद एन इंडिविजुअल हाई प्राइस, वो सेम टाइप ऑफ हाई प्राइस रहेगा, बट आई एज अ बायर वोंट बी गिविंग हिम और हर द चांस बिकॉज आई वोंट बी ट्रस्टिंग दैट पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली एज अ सेलर आई एम नॉट क्रिएटिंग द रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन कौन क्रिएट कर रहा है, दैट इज द कंज्यूमर्स। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है? ओके यहाँ तक पक्का किसी को एक, पीयूष? ओके अच्छा इसमें और एक पॉइंट आता है, व्हाट इज दैट अनदर पॉइंट, इसमें और एक पॉइंट आएगा, लास्ट एक पॉइंट बाकी है हम लोग का इसमें, विच इज एन अनरियलिस्टिक पॉइंट, बट हम लोग पढ़ते हैं इसमें। मार्केट साइज, मार्केट साइज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए ना, कि हम लोग मैक्सिमम मार्केट शेयर एक इंडिविजुअल इंसान को, कोटा वाला ही तो पढ़े ना, QUOTA। मैं कोटा बोली, फिर से तुम लोग बोलोगे KOT है, मैं इसलिए मेंशन कर दी QUOT नहीं। ट्रेड और इंपोर्ट लाइसेंस, करेक्ट, ट्रेड लाइसेंस। अनमोल आज, ये अनमोल आंसर कर रहा है ना? यस मैम। ओके तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, द वन दैट वी टॉक अबाउट इज ट्रेड लाइसेंस। नाउ सी ट्रेड लाइसेंस ऑलरेडी हम लोग के सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर में, लिबरलाइजेशन के पहले क्या होता था, लिबरलाइजेशन पता है? ओके लिबरलाइजेशन के पहले, लिबरलाइजेशन पहले क्या होता है, लिबरलाइजेशन के पहले सब जो भी लाइसेंसिंग ये सब बहुत ज्यादा तुम्हारा रूल्स एंड प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता था। लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, लाइसेंसिंग तुम्हारा इजी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, अब ये सब जो भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स, ये लास्ट जो आएगा ट्रेड लाइसेंस, द वन दैट इज सेड नाउ, व्हाट इज ट्रेड लाइसेंस। यहाँ पे अगर हम लोग अपना कोई भी रॉ मटेरियल्स बाहर किसी से मंगवाते, इफ आई एम परचेजिंग द प्रोडक्ट, ऐसा हो सकता है कि इसके पास वो लाइसेंस नहीं है, इसके पास भी तो हो सकता है ना। बट लिबरलाइजेशन के पहले क्या होता है, जस्ट बिकॉज लाइसेंसिंग वाज वेरी मच डिफिकल्ट, तुम्हारा रूल्स एंड प्रोसीजर्स फिर पूरा तुम्हारा छानबीन करके लाइसेंस वाज गिवन। तो यहाँ द थिंग वाज उस हिसाब से बोला जाता है कि हाँ अगर मेरे पास वो ट्रेड लाइसेंस है, इट माइट बी सो, इट माइट बी सो कि उसके पास वो ट्रेड लाइसेंस नहीं है,
दैट कैन मेक मी एन इंडिविजुअल सेलर। बट अगर हम लोग इस अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मैं अगर बाहर से सामान मंगवा रही हूँ, ही कैन ऑल्सो गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, राइट? तो ये मेरा एक्चुअल रियलिस्टिक पॉइंट नहीं होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। बट हम लोग फिर भी ट्रेड लाइसेंस में बोलते हैं कि मेरे पास अगर वो लाइसेंस है, मैं ट्रेड लाइसेंस इसके पास था, ठीक है, तो ये मंगाता था बाहर से, तो क्योंकि बहुत झमेला होता था तो इसीलिए हम नहीं ले सकते, है ना? दिस वाज तो दिस वाज कि तुम्हारे पास वो लाइसेंस था ही नहीं। बट ऐसा तो एक्चुअली रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में होता है, उसके पास लाइसेंस है तो तुम्हारे पास भी तो हो ही सकता है वो लाइसेंस। सो दिस इज द पॉइंट, इसलिए मैं फर्स्ट स्टार्ट किया, दिस इज बेसिकली एन अनरियलिस्टिक पॉइंट दैट वी स्टडी, बट जस्ट बिकॉज मोनोपोली में ये पॉइंट है मेरे सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर में, दैट इज वाई हम लोग उसको एडिशन करके रखे, उसको हटाया नहीं गया उस पॉइंट। नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ? सी, ट्रेड लाइसेंस में क्या होता है, इट इज बेसिकली, अगर हम लोग चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, सपोज मैं अपने रॉ मटेरियल्स बाहर किसी से मंगवा रही हूँ, तो मेरा वहां पे ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अब उसमें क्या होता है, अगर मेरे पास वो ट्रेड लाइसेंस है, इट इज सेट कि तुम्हारे पास वो ट्रेड लाइसेंस अगर नहीं है, तुम वो सेम प्रोडक्ट्स नहीं मंगवा पाओगे, राइट? और वो रॉ मटेरियल्स, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम वो प्रोडक्ट भी नहीं बना पाओगे। एज अ रिजल्ट मैं वहां पे सिंगल सेलर हो जाऊंगी मार्केट में। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब इतना जो हंस रहे हो, सेमेस्टर 1 में हम लोग रेवेन्यू करके एक चैप्टर पढ़े थे यार। यस मैम। हाँ पढ़े थे, बोलो याद नहीं। मैम याद ओके, पॉली भी पढ़ेंगे? हाँ वो सेकंड चैप्टर, ऐसे नहीं बोलते। ओके, नाउ यहाँ पे इस चैप्टर के अंडर ही हम लोग का मोनोपोली के अंडर ही हम लोग का रहेगा रेवेन्यू पोर्शन एज वेल, बिकॉज रेवेन्यू में हम लोग दो पोर्शंस पढ़े। एक था सर, ओके, व्हाट वर द टू पोर्शंस? एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। वो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, और वो भी और एक टाइप होता है, तीन टाइप होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, एक एक करके पोर्शंस, बस उतना ही। उसके बाद डायग्राम याद है? ऐसे करके बनते ना बार। डायग्राम आता नहीं था, बट रिलेशनशिप्स तो पूछता है ना। अगर तुम्हारा डायग्राम एट द बैक ऑफ योर माइंड नहीं रहे, तुम इंस्टेंट तो नहीं बोल पाओगे रिलेशन क्या बनेगा, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे वहां पे भी। अरे ओके, सी, रेवेन्यू, अच्छा पहले बताओ रेवेन्यू क्या होता है, उस पॉइंट में हम लोग बाद में जाते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? अब तुम वो लिख के, मतलब तुम्हारे ऑप्शंस में वो रहेगा सिर्फ प्रॉफिट। करेक्ट? नो, प्रॉफिट नहीं। द मैम वन दैट सेल्स। डियर सेड, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, यहाँ पे काइंडली कॉस्ट और अकाउंट्स मत घुसा। इको पढ़ रहे हो तो इको का रिलेटिव आंसर करो। सेल्स, दीपांजन करेक्ट। तो रेवेन्यू इज ऑल्सो सेट टू बी व्हाट? सेल्स। अब कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग बेचते कोई, या कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो हम लोग रखते, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है पीयूष? सिर्फ प्रॉफिट रहता है? कोई भी प्रोडक्ट अगर प्राइस हम लोग करते हैं, उसमें सिर्फ प्रॉफिट रहता है? करेक्ट, ये दोनों ही मुझे चाहिए। अरे भाई नहीं चाहिए तो इसमें, हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मैम ये रेवेन्यू मतलब जैसे कि कोई भी हम लोग एक क्या बोलते हैं पर्टिकुलर हम लोग का जो एसेट होगा उसको अगर बेचते तो उससे जो पैसा उससे जो भी मुझे पैसा मिले, उसको रेवेन्यू बोलते हाँ। हैं। तो वो तो मेनली एसेट हम लोग इसमें यहाँ पे बेसिक, वो सिर्फ मुझे बोला कि उससे जो पैसा मिले, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। अब यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसेट, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे, बना के प्रोडक्शन के बाद जो मार्केट में बेच रहे, वो मेरा होता है रेवेन्यू। यहाँ समझ में आया? ओके, प्रॉफिट है तो अब देखो, तुम अगर ये सोचते हो हाँ अभी एक लैंड परचेज किया, 10 साल बाद जाके तुम उस लैंड को जब बेचोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा उसमें हाई प्राइस मिलेगा ना, तो वहां पे भी तुम्हारा प्रॉफिट। अकाउंट्स कॉस्ट, मैं क्या बोली, अकाउंट्स और कॉस्ट मत घुसाओ उसमें। यू हैव टू टॉक फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। हाँ तो दोनों का पर्सपेक्टिव, दोनों का एग्जाम भी तो अलग ही देना है ना। ओके, प्रॉफिट और लॉस प्लस कॉस्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे जो होता है हम लोग का, कॉस्ट के ऊपर क्या हो जाता है, कॉस्ट के ऊपर रेवेन्यू जब मेरा इक्वल टू यहाँ पे कॉस्ट, इसके ऊपर जो मेरा गे एज इन लॉस होगा, वो हम लोग को डिडक्ट करना, प्लस नहीं होता है। ये लिखा है कि प्रॉफिट और लॉस प्लस द कॉस्ट, राइट? हाँ,
प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? प्राइसिंग इज बेसिकली कि जितना मुझे मार्केट से मिल रहा है, और प्राइस के ऊपर जो मुझे कॉस्ट लगा है, दैट इज सेट टू बी द लॉस पोर्शन। उसका भी डायग्राम्स हम लोग का इस चैप्टर में देयर आर अराउंड 7 to 8 डायग्राम्स दैट वी हैव टू। तो वो हर एक डायग्राम में उसमें हम लोग का आ जाएगा, तुम जो ये पोर्शन मिले लॉस वाला, लॉस का पूरा डायग्राम करके हम लोग को दिखाना है। तो अभी सिर्फ रेवेन्यू के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग्स हो रहा है, लॉस इसमें हम लोग नहीं लेते क्योंकि लॉस हम लोग को माइनस करना पड़ता है। तो फर्स्टली रेवेन्यू क्या हुआ? एक प्रोडक्ट बेचने के बाद मुझे जितना पैसा मिल रहा है उस पैसे में क्या क्या इंक्लूड होता है? उस पैसे में मेरा इंक्लूड होता है प्रॉफिट एंड माय कॉस्ट। ठीक है। अब रेवेन्यू हम लोग का 3 टाइप का होता है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू? करेक्ट। टोटल टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। राइट। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, एंड मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अब मैम ये कॉपी करना है क्या, ये लिखना है क्या? रेवेन्यू से लिखना है तुम लोग को, एक्चुअली डायग्राम है इसके बाद, हाँ रेवेन्यू से यू हैव टू कॉपी। अरे मैं पूरा करवा दी थी विद डायग्राम, फिर जाकर तुम लोग कॉपी कर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का रेवेन्यू क्या है वो क्लियर हुआ। व्हाट हेडिंग चैप्टर का नाम दो मोनोपोली, फिर उसके नीचे सब हेडिंग दो रेवेन्यू। ओके, सो रेवेन्यू हम लोग का 3 टाइप का होता है। टोटल रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है, और क्या होता है हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, तुम लोग यही बोलोगे टोटल जो रेवेन्यू अर्न होता है वो हम लोग का टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू आउटपुट सोल्ड। ओके, इस आउटपुट को हम लोग डिनोशन क्या देते हैं अनमोल? क्यू, आई थिंक क्यू। क्यू, करेक्ट। हाँ, टीआर का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर का फॉर्मूला होता है दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब सपोज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द फर्स्ट डे, आज के लिए माय प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 रुपीज। ठीक है, मैं इसका बेची हूँ 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो मेरा टोटल रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में कितना पैसा है? प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड इज 10 रुपीज, करेक्ट। तो मेरे पास कितना है? इट इज 50 रुपीज। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? पी इंटू क्यू। नेक्स्ट आता है क्या? टोटल, ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू बना रहे तो टोटल रेवेन्यू का ही फॉर्मूला होगा ना। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा फिर? टोटल रेवेन्यू क्या बाय बोले? तुम बोलो एक बार, क्या बोला? अच्छा ना, मुझे लगा सिर्फ प्राइस बोला है। TR by Q, right? Those who said TR by Q, it is absolutely right. TR by Q। अब एवरेज रेवेन्यू का और एक यहाँ से डेरिवेशन होता है। अब क्वेश्चन सपोज तुम लोग को पूछे कि इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू। हाउ? ट्रू। करेक्ट। तो टीआर के जगह पे हम लोग टीआर का फॉर्मूला बैठा सकते हैं, राइट। तो पी इंटू क्यू हो जाता है, और नीचे हम लोग का ऑलरेडी क्यू है। तो AR इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट? प्राइस। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट कम्स हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल? चेंज और नहीं, चेंज तक ठीक था, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। बट मैं पूछ रही हूँ कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है? करेक्ट, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मतलब सपोज अभी मेरा टोटल रेवेन्यू 50 रुपीज अर्न हो रहा है, अब मैं सपोज इसका प्राइस 10 रख के मैं क्वांटिटी, कल मेरा यहाँ पे 6 यूनिट हम लोग बेचे, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू 60। तो कितने का चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू में? 10 का चेंज। और क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ? 5 to 6, कितने का? 1 का। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 सेम नंबर होगा। तो MR यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? इट वुड बी 10। याद तो है नहीं ये सब? कब पढ़ाए थे आप बताइए? फर्स्ट सेमेस्टर। तो कितना मैम? 1 साल हो गया? 1 साल ऊपर हो गया। 1 साल के छोड़ो, अभी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई वोंट से। हम तो था 1 साल पहले जो सेम 1 में जो जो लड़कियां यहाँ पे बैठती है, सबका नाम याद है? हाँ, वो तो याद रहेगा, पढ़ाई याद नहीं रहता। हम था नहीं। अभी देखो, अभी पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए तुमसे नहीं पूछ रही मैं, जिन लोगों को पता होना चाहिए मैं उनसे पूछ रही, लेकिन वो लोग भी आंसर नहीं कर पा रहे। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू, पढ़ाई कभी सीरियसली ले लिया करो। मार्जिनल रेवेन्यू का फिर फॉर्मूला क्या हुआ?
हम लोग का डेल टी आर या चेंज इन टी आर बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब तुम लोग को लिखना कितना है, जस्ट तुम लोग को रेवेन्यू को और क्या बोला जाता है, सेल्स, उसका फॉर्मूला लिखना है और टी आर ए आर एम आर का फॉर्मूला लिखना है, बस हो गया। ये मिटा दे। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में, सी मोनोपोली इज सेड टू बी अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लोग रेवेन्यू का डायग्राम्स किए थे, बट वो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ चाहिए क्या, इम्परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम्स। अब फर्स्ट इसके अंडर हेडिंग दो, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एंड एम आर। रिलेशनशिप किन किन का होगा, तीनों जो लिखा हुआ है वही होगा ना, मुंह ताक रहे हो। फिर आप बोलेंगे ये क्यों लिखती है, पहले मुझे पूरा बोलने तो लिख लिया। अब इसके अंदर हम लोग का डायग्राम क्या होगा, फर्स्ट मुझे टीआर का डायग्राम बनाना है, नीचे पोर्शन में मुझे एमआर और एआर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वैसे वाला है ना जो ये पहले ऊपर तुम 3 लाइन, तुम 2 लाइन क्यों दिखाए? जो ऊपर जाता है हाँ सीधा से आता है, तो ये भी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो पहले नहीं, एमआर फर्स्ट से क्या होता है, मार्जिनल। मार्जिनल हम लोग का इंक्रीज नहीं होता है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रेवेन्यू, कि हम लोग का ऊपर से स्टार्ट होता है बट इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। डायग्राम बनाती हूँ, ओके। तो ऊपर में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू डू आर टी आर पोर्शन। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हम लोग का इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, देन इट फॉल्स। सी डायग्राम तुम लोग का मेन होता है कि तुम लोग पूछते हो मैम डायग्राम क्यों बनाएंगे, बिकॉज इफ यू डू नॉट डू द डायग्राम्स ऑन योर ओन, बार बार बोल रही हूँ, तुम लोग को दिमाग में नहीं रहेगा डायग्राम कैसे करनी। और डायग्राम से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तब तुम लोग सोचने बैठ जाओगे डायग्राम कैसे बना। हाँ मुझे दिख रहा है कितना याद। ओके, अब टीआर जहां पे मैक्सिमम है वहां पे पहले पॉइंट करो, देन नीचे लाइन ड्रॉप करवाओ। हाँ यही लाइन का बात है। तुम 2 लाइन दिखा, इसलिए पूछी कि 2 लाइन क्यों, बिकॉज प्रोडक्शन में 2 लाइन होता है, तो प्रोडक्शन चैप्टर है रोहन। सी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू मार्क दिस पॉइंट, व्हाई, बिकॉज एमआर मार्जिनल रेवेन्यू एट दिस वेरी पॉइंट वुड बी 0। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल गो डाउन, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, प्लीज तुम लोग स्ट्रेट लाइन बनाना। दिस इज आर एमआर, इसके ऊपर हम लोग को करना है हम लोग का एआर कट। एआर को 0 और नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, यहां तक पहले डायग्राम बनाओ, फिर जाके हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे एक एक करके। पढ़ना है इस बार हल्के में लेने से नहीं होगा। मैम एआर को कट नहीं करना होगा लाइन से, क्या? एआर को कट नहीं करना होगा वो लाइन से टीआर इस का। लाइन से ना, नहीं, इस लाइन पे नहीं टच करवाना है इसको, ओके मैम। यहाँ पे मिड आके छोड़ दें। जैसे टीआर हम लोग क्या, टीआर भी तो नीचे की तरफ टच नहीं किए ना, टीआर यहाँ पे छोड़ दिया, सिमिलरली एआर भी वैसे ही होगा। फटाफट बनाओ फ्री हैंड से। मैम इसको स्केल से कैसे बनाएंगे टोटल रेवेन्यू को? क्या मैम टोटल रेवेन्यू कर्व को स्केल से कैसे बनाएंगे? स्केल से नहीं बनाना है, ये तुम्हें क्यों लगता है, ये तुम कौन जो, तुम कैसे स्केल से बनाओगे इन्वर्टेड यू? जब तुम लोग कॉपी में यू शेप लिखते हो तुम उसको स्केल से बनाते हो? नो मैम। ओके चुप। खुद का मजाक उड़वा नो कमेंट्स, यहाँ तक हुआ? नहीं हो रही ओके स्टार्ट करें। फर्स्ट हम लोग को जो, तुम लोग डायग्राम एक साइड में किए या बीचों बीच की? बीचों बीच की ना, तो नीचे से लिखना स्टार्ट करना। सी फर्स्ट देख लो फिर लिखना स्टार्ट करना। फर्स्ट हम लोग को जो एक्सप्लेन करना पड़ता है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन क्या, सॉरी क्या, टीआर एंड एमआर, राइट। उसके बाद आता है हम लोग का एमआर एंड एआर। हम लोग टीआर के साथ एआर का रिलेशन नहीं दिखाते, हम लोग इट्स नॉट लाइक दिखा नहीं सकते, बट हम लोग को नहीं दिखाना,
जस्ट बिकॉज तुम लोग फ्रैंक का बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, उसमें तुम्हारा टीआर और एआर का जो डिफरेंस होता है या रिलेशन होता है वो नहीं दिखाते। अब एक हम लोग चाहते तो दिखा सकते, इट्स नॉट, तुम लोग पॉइंट नहीं सुनते, बस क्यों क्यों तुम लोग को करना। ओके, फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या बनेगा, टीआर और एमआर का। टीआर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज हो this रहा है। is not production chapter, TR is just increasing at an increasing rate, increasing at a decreasing rate नहीं चाहिए भाई, just increasing, ठीक है। तो TR हम लोग का क्या हो रहा है, TR is increasing। नीचे MR क्या हो रहा है, जस्ट क्या क्या कर, जस्ट डिक्रीजिंग क्या होता है, MR is decreasing, राइट। लेकिन MR यहाँ पे क्या हो रहा है, MR is पॉजिटिव। तो इसमें और एक पॉइंट मेरा क्या एप्लीकेबल होता है, एमआर इज पॉजिटिव। शॉर्ट में लिख रही हूँ, इफ यू वांट तुम लोग शॉर्ट में लिख सकते हो, बिकॉज तुम लोग को एग्जाम में जाकर सेंटेंसेस नहीं लिखना, एज लॉन्ग एज तुम लोग को समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या हो रहा है, टीआर यहाँ पे मैक्स, अब ना उठ के मारेंगे तुम, टीआर इज मैक्सिमम, एमआर क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो, एमआर इज जीरो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग, टीआर यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव। एमआर नेगेटिव है, करेक्ट। टीआर इज व्हाट, टीआर इज डिक्रीजिंग एंड एमआर इज नेगेटिव। तो ये तीनों हो गया हम लोग का टीआर और एमआर का रिलेशन। सो इफ यू डू नॉट हैव द डायग्राम इन माइंड, सपोज क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा है कि व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज इक्वल टू डैश, अब तुम लोगों का डायग्राम दिमाग में नहीं रहेगा, तुम लोग ये भी आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। हाँ, इधर उधर से देख के ऑब्वियसली कर पाओगे, बट खुद से नहीं कर पाओगे, डायग्राम याद नहीं रहे तब भी। तो क्वेश्चन पैटर्न क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न? क्वेश्चन, 2 सेकंड रुको, वो वैसे भी इतना धीरे धीरे बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, चुप रहो। टीवी का वॉल्यूम जोर करिए ना। वहां से नहीं आते, यहाँ से आते, बोलो और एक बार अनमोल। मैम क्वेश्चन पैटर्न पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन पैटर्न, फर्स्ट जब शोहम पूछा मैं उसको क्या बोली, फर्स्ट क्लास है, क्वेश्चन पैटर्न कल एग्जाम देने जाओगे नहीं ना, तो चिल चिल मारो, अब पहले पढ़ लो फिर जाके देखा जाएगा एग्जाम पैटर्न। हम लोग का पूरा कंपलसरी पेपर रहेगा, ये याद रखना, ओके। टीआर एंड एमआर क्लियर। अब एमआर एंड एआर, एमआर एंड एआर में दोनों ही हम लोग का क्या हो रहा है, ऑफ, दोनों ही हम लोग का क्या हो रहा है, बोथ आर व्हाट, बोथ एआर एंड एमआर आर डिक्रीजिंग, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, एमआर यहाँ पे हम लोग का जीरो और नेगेटिव होता है, एआर कभी भी जीरो और नेगेटिव होता है नहीं, हम लोग डायग्राम में नहीं दिखाते। अगर सपोज एआर हम लोग का जीरो और नेगेटिव है, मतलब टोटल रेवेन्यू में हम लोग का जीरो और नेगेटिव होगा, तभी जाके एवरेज रेवेन्यू जीरो और नेगेटिव होता है, तब तक नहीं होगा, मतलब तब बिजनेस हम लोग का लॉस में चल, तो हम लोग को लॉस पोर्शन नहीं दिखाना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या होगा, एमआर कैन बी जीरो, जीरो भी बोलो उसके साथ, एमआर कैन बी जीरो और नेगेटिव, बट एआर इज ऑलवेज, तीन, नंबर 3 आएगा एक अजम्पशन वाला पॉइंट, इसलिए तो ये 2 में खत्म कर रहे हैं, ये जो अजम्पशन वाला पॉइंट और एक जो थर्ड आएगा, तुम लोग स्कूल, अच्छा तुम लोग रेवेन्यू तो स्कूल में पढ़े, फिर तो ये पॉइंट जानना चाहिए कि एमआर हाफ ऑफ एआर होता है, पता है ये, अच्छा याद है, इससे अब सम होता था तुम लोग का तब, कॉन्सेप्ट तो होता था टीआर इक्वल्स टू, मैम ऑनलाइन मेरे पास बुक भी है, छोड़ो तुम्हें देखना पड़ेगा, सम्स है टोटल प्रोडक्शन का भी है, फिर अरे वो सम्स नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये सिंपल चीजें देता है, यहाँ पे तुम लोग का टोटल रेवेन्यू ये सब सम्स नहीं देगा, यू विल बी आस्क्ड कि जो हम लोग का थर्ड पॉइंट यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाता है, थर्ड पॉइंट इज टोटली बेस्ड ऑन एक अजम्पशन दिया जाता है, नाउ व्हाट इज दैट, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है दैट इज सेट टू बी योर हाफ ऑफ, अच्छा ये डिराइव करना पड़ता है ना, कोई डेरिवेशन तुम्हें यहाँ नहीं चाहिए, जस्ट तुम्हें इतना चाहिए, हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज सेट टू बी हाफ ऑफ एआर, मतलब सपोज अगर एमआर का वैल्यू तुम्हारा 1 हो, एआर का कितना होगा, 2, एमआर बोल रही हूँ 1 होगा, तो एआर कितना होगा, 0.5, 0.5। बस तुम भी गलत, ये लोग गलत बोले, तुम भी गलत बोले,
एम आर ढंग से सुनो, एम आर अगर हाफ है, एम आर चुप रहो, मैं एम आर 1 बोली तो ए आर कितना होगा? एम करेक्ट। दिमाग थोड़ा सा काम, तो दिमाग थोड़ा सा काम चलाओ तुम लोग, तुम लोग हाफ सुन के बोलते रहते हो। हाँ, एम आर होता है हाफ ऑफ ए आर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एम आर ना? यस मैम 2। हाँ, पहले तो 2 करेक्ट। तो एम आर अगर हम लोग का 1 है, ए आर कितना होगा? 2। अगर मेरा सपोज ए आर 3 दिया है, एम आर कितना होगा? 1.5। अभी समझ में आया? दिमाग काम किया? ये पहले लिख के, whoever it is just remove this। मैं नहीं ध्यान दी तो ओके, यहां तक हुआ। अब इसके नीचे सिर्फ एक सम लिख के रखो, सो दैट यू पीपल रिमेम्बर कि हाँ इसके रिलेटेड सम्स आ सकता है हम लोग का, और आता है इसके रिलेटेड मैक्सिमम ईयर्स में। लिखो इफ ए आर इज इक्वल टू, if AR is equal to 5, if AR is equal to 5, what would be the value of MR? आंसर विद इन उससे लिख के रखो, क्या हो, कितना होगा? 2.5 करेक्ट। AR बोल दिया तो किसका वैल्यू मांग सकते हैं इसमें? लिखो, अब तुम्हें वैल्यू भी चाहिए, एक बार कितना क्वेश्चन आएगा? रिपीट कीजिए ना। तुम पीछे बैठे हो ना, इसलिए तुम बच गए। ओके, लिखो if AR is equal to 5, what would be the value of MR? हाँ, हुआ नहीं है, बैठो चुपचाप। डन। अब नेक्स्ट पोर्शन में मूव ऑन करें। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? पीयूष क्लियर तुम्हारा? मैम इसे शॉर्ट बता रन दे और चुप। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, किसको? ये कुछ ज्यादा ही चुप बैठा है, इस इन लोगों को जिस शक्ल से हाँ समझ में आ रहा है, हाँ ना कुछ भी, इसका कुछ ब्लैंक बैठा। हाँ, इसलिए पूछना पड़ रहा है। अरे ब्लैंक बैठा है, एज इन आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्सप्रेशन, उस हिसाब से बोल रही हो तुम। ये क्या कॉमेडी कर रहे हो बैठ के? ओके, इसके बाद हम लोग का जो आता है दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग जब भी कोई टर्म्स आता है उससे रिलेटेड मुझे पास्ट रेफरेंस हम लोग को यहाँ पे करना है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर में किए थे, याद है, इन सेमेस्टर 1। वेरी शॉर्ट रन फंक्शन और लॉन्ग रन फंक्शन। शॉर्ट रन दो जो फैक्टर्स आता है हम लोग प्रोडक्शन में क्या क्या यूज करते हैं? लेबर एंड कैपिटल। मैं ना खुद का भूल जाऊंगी, तुम लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो। लेबर एंड कैपिटल, राइट। अब जब हम लोग शॉर्ट रन के बारे में बोलते थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जब हम लोग बोलते थे, लेबर हम लोग का क्या हो जाता था? वेरिएबल या फिक्स्ड? लेबर हो जाता था हम लोग का वेरिएबल, कैपिटल रहता था हम लोग का फिक्स्ड। कैपिटल और लेबर इंटेंसिव, ये हो गया हम लोग का शॉर्ट रन। अब जब हम लोग लॉन्ग रन में बोलते थे, लेबर एंड कैपिटल बोथ आर वेरिएबल्स। का वेरिएबल हो जाता। तो इतना ही मुझे पास रेफरेंस चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा का शॉर्ट रन, ऐसा के चाहिए इसके बाद में तुम्हें? शॉर्ट रन में क्या होता है? लेबर और कैपिटल, लेबर हम लोग का रहेगा वेरिएबल, कैपिटल हो जाता है फिक्स। लॉन्ग रन में दोनों ही मेरा वेरिएबल हो जाता है। लेबर वेरिएबल बोली ना, लेबर वेरिएबल, कैपिटल फिक्स्ड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट रन, ठीक है। लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल। इज इट क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट पोर्शन में जाए। अब मोनोपोली पोर्शन हम लोग को स्टार्ट करना। ना मोनोपोली में, हाँ ये प्रोडक्शन का था ना। ओके, अब शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में फर्स्टली शॉर्ट सी एक चीज ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन में हम लोग का 3 डायग्राम होगा, लॉन्ग रन में हम लोग का 2 डायग्राम। अगर शॉर्ट रन वाला डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, लॉन्ग रन वाला तुम लोग खुद से बना पाओगे। वाई? वो थोड़ी देर बाद बता। शॉर्ट रन में अ फर्म गोज थ्रू
3 phases. ठीक है, अंडर मोनोपोली. व्हाट आर द 3 phases? तुम्हें तो अभी याद आ गया था. नंबर 1 is supernormal profit. Abnormal profit is supernormal profit itself. Normal profit, correct. Number 2 is normal profit को और क्या बोला जाता है पीयूष? डिफरेंस क्या हुआ? फिर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या हुआ? देयर इज अ डिफरेंस ना. somebody from online said, क्या बोले तुम? एक सेकंड रुको. Actual profit. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. दैट नहीं. तुम लोग पहले सुन लो ना, फिर जाके लिखो. नॉर्मल प्रॉफिट को और क्या बोला जाता है? इट इज सेड टू बी योर ब्रेक इवन पॉइंट. इट इज ऑल्सो सेड टू बी योर ब्रेक इवन पॉइंट. और इसको बोला जाता है नो प्रॉफिट. अब नो प्रॉफिट बोले, उसके साथ नो लॉस जोड़. नो लॉस जोन. ठीक है. तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? हम लोग का दो जो फैक्टर रहेगा, रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू द कॉस्ट. इसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट अर्निंग्स है, जो मेरा प्रॉफिट वर्ड है वेल एंड गुड, बट उसके साथ हम लोग और दो क्या देखे? नो प्रॉफिट, नो लॉस जोन एज वेल, एंड ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? यहाँ पे मेरा रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू कॉस्ट. ठीक है. नंबर 3 क्या होगा फिर? प्रॉफिट तो देख लिए हम लोग, नो प्रॉफिट नो लॉस भी देख लिए. क्या? लॉस. अब नॉर्मल लॉस होता है, सुपर नॉर्मल लॉस नहीं होता. खुद से बनाओ. लॉस होता है और इट इज सेड टू बी योर व्हाट? और इट इज सेड टू बी योर अबनॉर्मल लॉस. ठीक है. These are the 3 phases when we are talking of short run. Long run में सिर्फ फर्स्ट 2 phases लिया जाता है. लॉन्ग रन में बोला जाता है कि लॉस नहीं होता है. बट अगर हम लोग रियलिटी कॉन्सेप्ट से चले, कोरोना सिचुएशन में तुम्हारा देयर वर फर्म्स दोज हु वर रनिंग फॉर मेनी इयर्स, उन लोगों का भी लॉस हुआ था ना, बट उन लोगों का क्या होता है? दे ओवरकम द लॉस. तो यहाँ पे, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से मुझे क्या देखना है? लॉन्ग रन में सिर्फ फर्स्ट 2 कंडीशन एप्लीकेबल होता है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लॉन्ग रन. दैट इज व्हाट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एंड शॉर्ट में मत लिखना तुम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. यहां तक क्लियर हुआ? तो शॉर्ट रन में 3 फेज क्या क्या होता है? These are the 3 phases a firm goes through. The phases in monopoly. 3 phases. लॉन्ग रन में तो 2 फेज है, उसका क्या होगा? या डायरेक्ट लिखो ना, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली चैप्टर मोनोपोली पढ़ रहे हम. ओके. तो लॉन्ग रन में 3 कंडीशंस क्या क्या था? देख देख के मत बोलो. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड अबनॉर्मल लॉस. लॉन्ग रन में 2 फेज क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. अब ये जो पांचों डायग्राम हम लोग करेंगे, हम लोग को ये डायग्राम, जो फाइनल डायग्राम वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, बट हम लोग को बेसिक पोर्शन आज देखना है. नाउ व्हाट आर द 2 अप्रोचेस दैट वी विल यूज? अब जो मैं बोली शॉर्ट रन वाला अगर तुम्हें ढंग से समझ में आ जाए, देन लॉन्ग रन वाला इज वेरी इजी. व्हाई? क्योंकि शॉर्ट रन में एक पोर्शन हम लोग का जो आता है, ये अभी जो बोल रही हो ये नहीं सुन रहे हो, फिर इसलिए मुझे बाद में लिख लो. शॉर्ट रन में हम लोग का एक कर्व आता है, दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व. ठीक है. शॉर्ट रन वाला जब डायग्राम बनाएंगे, हम लोग सिर्फ उस एवरेज कॉस्ट कर्व को एसएससी लिखेंगे. लॉन्ग रन में उसको ही हम लोग एलएससी कर देंगे. वरना डायग्राम पूरा डिट्टो बनेगा. जो हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट रन बनाएंगे, वही हम लोग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लॉन्ग रन बनेगा. एंड सेम फॉर नॉर्मल प्रॉफिट. सिर्फ एसएससी को एलएससी कर. समझ में आया? क्लियर? अब हम लोग को इन दोनों को 2 अप्रोच, ये दोनों कंडीशंस को 2 अप्रोच से करना पड़ता है. दैट इज एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. ठीक है. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट. एंड इट वुड बी फॉर बोथ द कंडीशन, शॉर्ट रन बोलो लॉन्ग रन बोलो, दोनों के लिए. अब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग डायग्राम बाद में करेंगे जब फाइनल डायग्राम बनाएंगे. बट अभी बोलो एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा दिखता है? अब हाँ, मतलब इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? तो एवरेज रेवेन्यू कर्व हम लोग का हो जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग. एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा दिखता है? 7 में किए थे, याद है किसी को? तुम अपना नोट्स मुझे भेजे थे, तुमको याद है वो भी याद है? हाँ नहीं, वो क्लास में जब करवाई थी वो खुद बनाया था और वो मुझे पीडीएफ भेजा था उसके बाद. ओके.
एवरेज कॉस्ट कर्व होता है हम लोग का यू शेप, जो सिर्फ एकदम लाइट है, कोई लाइन टच नहीं करता है, कुछ भी खुद से बोल रहे हो। ओके, एवरेज जस्ट टच नहीं करता है, तुम्हारा जस्ट जो वर्ड तुम हर जगह यूज कर रहे हो ना, वो नहीं करता। तुम क्या बनाया वो मुझे नहीं, टच नहीं करता है, नहीं मैं देख लिया, नहीं करता। ये हो गया एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट अप्रोच। और एक अप्रोच हम लोग क्या बोले, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा दिखता है, अभी तो मार्जिनल रेवेन्यू बना है, हाँ। सो इट Negatively इज downward व्हाट, sloping. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व सिंपल यू शेप्ड। तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व होता है हम लोग का डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सॉरी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट होता है हम लोग का यू शेप्ड कर्व। अगर तुम लोग ये सेम 1 में ढंग से किए होते याद रहे, ठीक है। ओके, इतना अभी याद है, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट में हम लोग को सिर्फ अभी कंडीशंस देख। नाउ व्हाट आर द 3 कंडीशंस। फर्स्ट आता है, हाँ ये दूसरे सेंटेंस में जितना करवाया तुम लोग को भी उतना ही करवाएंगे, एमआरएमसी अप्रोच तक। एक ही टॉपिक है इसके बाद, ये वाला थोड़ा सा है, और 10 मिनट लगे। बकवास मत करो, मुंह बंद रखो, हो जाएगा। ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देन आता है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट, देन आता है हम लोग का अबनॉर्मल लॉस, राइट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक फर्म का प्रॉफिट हो रहा है इन दिस पोर्शन, तो रेवेन्यू ज्यादा होगा या कॉस्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और जब लॉस होगा तब कौन सा ज्यादा होगा हम लोग का, यू शेप्ड, एमसीएमआर, क्या यू शेप्ड एमसी होता है, एमआर होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी तो कुछ देर पहले किए ना रेवेन्यू के अंडर। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू हम लोग का कम हो जाएगा। लॉस में कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट भी यूज करते हैं, एवरेज कॉस्ट भी। हाँ, किंतु मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग सिर्फ टिक मार्क वाला पोर्शन लेते हैं, टोटल कॉस्ट यू शेप नहीं, इन्वर्टेड एस होता। ओके ओके, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में फर्स्ट हम लोग को 2 कंडीशंस पढ़ना है, तब जाके, अच्छा यहां तक पहले लिख लो जल्दी। सबका हो गया, नहीं हुआ। जल्दी लिखो, 2 मिनट में कंप्लीट करो। अभी लिखो, बोल तो ठीक हो, लिख लो। ये नीचे जो लिखे एआरएसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच, ये भी होगा। बहुत बकवास करते हो, ट्रस्ट मी। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल नाउ, तुम ऑफलाइन हो, एक बार जस्ट कंफर्म करो, इज इट क्लियर, एम आई गोइंग टू फास्ट। आपका 5 के कंप्यूटर ओके हाँ फटाएंगे क्या चैट बॉक्स थोड़ा। बस मैं देख रही क्लियर कौन हो गया। अरे आप हमारे तो किया तो नहीं है अभी तक, एमआरएमसी के लिए आई विल बी नीडिंग द होल स्क्रीन, हो गया ना, क्या ए एल, कहाँ है, ओ अबनॉर्मल लॉस। तुम लोग शॉर्ट में प्लीज प्लीज मत लिखो, वरना अजी मुझे तो याद रहेगा, तुम लोग को तो याद नहीं रहेगा ना। अच्छा नीचे वाला अगर तुम लोग शॉर्ट में लिख रहे हो, एटलीस्ट ये जो शॉर्ट रन के अंडर यू हैव रिटन ना, यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। हो गया, हटा,
अच्छा ओके मैम ये जो मार्जिनल कॉस्ट आप लिखे हैं इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होगा? क्या प्रीवियस पेपर में मिटा दी? एक सेकंड, जब ये कुछ बोलने जाएगा तभी तुम बोलोगे, रुको। क्या? मैम मार्जिनल कॉस्ट जो आप लिखी है उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होगा? कंट्रोल सेट कीजिए ना। देख लो ना उससे, नहीं आप गलत कीजिए। मैं कुछ गलत नहीं लिखे थे। हाँ क्या मुझे सवाल है? तुम क्या बोल रहे? अनमोल और एक बार बोलो, सॉरी। मैं बोल रही थी कि जो आप मार्जिनल कॉस्ट लिखे थे उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होगा? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कब क्यों होगा अनमोल? एग्जांपल Okay. लेके समझाया करता हूँ बिजनेस में। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। ना मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जब हम लोग करेंगे, समझेंगे, उसके लिए मुझे दो कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट, व्हाट आर द टू कंडीशंस? फर्स्ट इज MR हैज टू बी इक्वल टू MC। MR हैज टू बी इक्वल टू MC। ठीक है, इसके ऊपर डायग्राम जब करेंगे तब ढंग से समझ आएगा। पहले कंडीशंस देखो। सेकंड कंडीशन क्या होगा? MC शुड कट, करेक्ट, MR फ्रॉम below. MC should cut MR from below. यहाँ तक दो कंडीशन क्लियर हुआ। अब इस कंडीशन को देखो। फर्स्ट जस्ट अगर कंडीशन देख लिया तब समझ में नहीं आएगा। स्कूल में टिक मार्क वाला तुम लोग कर्व बनाते थे, याद है? टिक मार्क काइंड ऑफ। तो तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं याद है? कर कौन रहा है? एक्स एक्सिस वाला बना। छोड़ दो, हो गया हो गया, मैं समझ गई। ठीक है ओके। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? फर्स्टली MR कर्व कैसा दिखता है? हम लोग का क्या लिखे? डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? ये हो गया हम लोग का MR कर्व। MC कर्व कैसा दिखता है? यू शेप। तो यू शेप ये हो गया मेरा MC कर्व। ठीक है ओके। अब कंडीशंस देख, पहले ही ड्रॉ मत करना कॉपी में। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला? MR इज इक्वल टू MC। कहाँ कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है? बीच में। हाँ, एक ऊपर में, थिंकिंग दिस टू बी, अज्यूमिंग दिस टू बी B, A एंड दिस इज B। ठीक है। अब एक डायग्राम में दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस बन सकता है? नहीं। सो वी हैव टू डिडक्ट वन नाउ। नाउ सेकंड कंडीशन मुझे देखना है, क्या बोला है? MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। अब जो A वाला पॉइंट है, MC इज कटिंग MR फ्रॉम अबव, तो ये पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग को कौन सा पॉइंट लेना है? इट इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। दिस इज द पॉइंट वी विल बी टेकिंग। तो फाइनल ये डायग्राम समझने के लिए तुम लोग को कॉपी में करना है, बट फाइनल जो हम लोग ऑल टोटल डायग्राम करेंगे उसमें कौन सा पोर्शन मुझे लेना है? दैट वुड बी, दिस इज माई MR कर्व एंड दिस इज माई MC कर्व। ये फाइनल डायग्राम। दिस इज द फाइनल डायग्राम। और ये हो गया हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट B दैट वी आर टेकिंग। क्लियर? कि ऊपर वाला डायग्राम भी करना, बिकॉज याद नहीं रहेगा ये आया कहां से। पीयूष क्लियर? रौनक क्लियर नहीं हुआ क्लास को। क्या? क्लास को कौन सा वाला? पार्ट मेरे को ये देखना समझ में नहीं ये वाला? हाँ हाँ वही थोड़ा सा ही का समझ, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया? आया। ये वो जो थर्ड वाला। सी, फर्स्ट हम दोनों कंडीशन हम लोग लिखे। अब दोनों कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करवाना। एक बार थोड़ा सा सर हटाओ। सी, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट डायग्राम में क्या बोला है कि MR हैज टू बी इक्वल टू MC। MR कर्व हम लोग का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। MC कर्व हम लोग क्या लिखे? इट इज यू शेप। तो हम लोग वैसे पहले बना लिए। अब बोला है MR इक्वल टू MC। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एक यहाँ पे हो रहा है, राइट, एक यहाँ पे हो रहा है। ओके। अब एक डायग्राम में दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स तो नहीं बन सकता है, मुझे कोई भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे लेना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी? मुझे सेकंड पॉइंट देखना। सेकंड पॉइंट व्हाट इट हैज बीन रिटन? MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। नीचे से कट करना है। यहाँ पे A वाले पॉइंट पे व्हाट इट इज डूइंग? MC इज कटिंग MR फ्रॉम, ऊपर से कट हो रहा है, मतलब इट इज कटिंग MR फ्रॉम व्हाट? अबव। तो ये वाला पॉइंट तो हम लोग नहीं लेंगे ना। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं? इट इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। तो B वाला पॉइंट इसलिए हम लोग ले रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? तो ये जो हम लोग डायग्राम थोड़ा किए ना, ARAC अप्रोच, देन MRMC अप्रोच, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाले में चारों को मुझे एक साथ करना है। वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। यहाँ तक पीयूष अभी क्लियर हुआ? ओके। ऑनलाइन यस यस स्टूडेंट्स मैम। यहाँ तक पूरा क्लियर है ना?
यस मैम। यस मैम। ओके ठीक। तो ये वाला पोर्शन देखो, आई नो कि ये हैबिट हो जाता है घर में जाके इको या एटलीस्ट ये एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हम लोग नहीं पढ़ते हो, बट बिफोर नेक्स्ट क्लास ज्यादा नहीं है यहाँ पे, थोड़ा गो थ्रू कर लेना एक बार, सो दैट हम लोग फाइनल डायग्राम जब पढ़े तुम लोग को याद रहे कि एमआर एमसी और एआरएसी दिखता कैसा है। ठीक है, ओके, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, बाय बाय। थैंक यू मैम।